जहाँ तक मैं जानता हूँ ये सोसाइटी पिछले 6-7 साल से खाली पड़ी हुई है। अरे यार तू आउटसाइडर है, लेकिन हम तो यहीं दिल्ली में पैदा हुए हैं ना, हमें बेवकूफ बनाएगा। अरे तुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली है यार, तू चल मैं तुझे दिखाता हूँ ना मेरा रूम। बेवकूफ क्यों बनाऊंगा? मोहन हैरानी से सोसाइटी के मकानों को देख रहा था, तभी मकान नंबर 3 के सामने जाकर विजय रुक जाता है। आ गया मेरा फ्लैट, चल अब अंदर चलते हैं। मोहन अंदर जाता है तो देखता है पूरा फ्लैट बहुत ही गंदा था। हर तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे, सीलन से पूरी दीवारें काली पड़ गई थी और धूल और मिट्टी ने घर के फर्श को पूरी तरह से ढका हुआ था। विजय भाई सही मजाक कर लेते हो? इस घर की हालत देख रहे हो? इस मकान की इतनी बुरी हालत है कि यहाँ पर इंसान तो क्या जंगली जानवर भी नहीं रहेगा, और तुम कह रहे हो कि तुम इस मकान में रहते हो। मुझे खुद अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं वाकई पिछले 1 साल से इसी मकान में रह रहा हूँ। और जैसा तुम्हें ये मकान दिख रहा है ना, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि अभी कुछ घंटे पहले जब मैं इसे छोड़कर गया था तब ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कुछ घंटे में इस मकान की हालत इतनी कैसे बदल गई? अरे यार बिल्कुल साफ सुथरा चमकता हुआ घर है ये। दिशा घर की बहुत केयर करती है। कहाँ है तेरी दिशा? दिखाई तो नहीं दे रही। तू तो कह रहा था कि तेरे रूम में ही रहती है। अरे ऐसे घर में कौन लड़की रहेगी? तेरा मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ा हुआ है यार? अभी भी सच सच बता, तू ये सब मजाक कर रहा है ना? अरे यार मेरा खुद दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? विजय के इतना कहते ही अचानक ही घर में जल रहा एकमात्र बल्ब फ्लैक्चुएट करने लगता है और एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को छूकर निकल जाता है। कमरे के अंदर की हवा बोझल सी होने लगती है और अंदर के कमरे से खटखट की आवाज आने लगती है। लगता है अंदर वाले रूम में है दिशा, चल देखते हैं। विजय अंदर रूम में जाता है तो वहाँ भी हर तरफ गंदगी और सीलन ही नजर आती है। तभी उन्हें बाहर के कमरे से खटखट की आवाज आने लगती है। विजय अपने दोस्त को लेकर हैरानी से बाहर के कमरे में आता है। तभी उसे एक बार फिर अंदर के कमरे का दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई देने लगती है। भाई मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुझे जरूर कुछ तो गलतफहमी हुई है। मेरी बात मान, तू कुछ दिन के लिए अपने घर हो आ। तेरी तबीयत सही नहीं है, ऐसी हालत में तेरा यहाँ रुकना सही नहीं होगा। 1 मिनट रुक, मुझे याद आया, सुबह ही दिशा ने मुझे खाना पैक करके दिया था, लेकिन मैं टिफिन को ले जाना भूल गया। अभी भी वो टिफिन किचन में ही रखा होगा, रुक जा। विजय दौड़ता हुआ रसोई में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर वाकई एक टिफिन रखा हुआ है। ये देख, मैंने कहा था ना, ये रहा मेरा टिफिन, तो इसे खोलकर देख, तुझे इसमें पास्ता मिलेगा। मोहन जैसे ही टिफिन को खोलता है, डब्बा उसके हाथ से छूट जाता है। टिफिन के अंदर रखे हुए खाने में से गंदी बदबू आ रही थी और उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे थे। अच्छा चल एक बार पड़ोसी से पूछ कर देखते हैं। विजय और मोहन बारी बारी से सारे मकानों पर जाते हैं, लेकिन सभी मकानों की हालत बिल्कुल एक जैसी थी। सभी मकान खाली थे और उनमें गंदगी के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। अब मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सब साजिश है मेरे खिलाफ, लेकिन मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो ऐसा ही फंस जाऊं। तू अभी रुक, वो सामने कॉलोनी दिखाई दे रही है ना, वहाँ पर एक आदमी रोज मेरी दिशा को घूर घूर कर देखता था। तू चल, वो बताएगा तब तो तू मानेगा ना कि दिशा और मैं इसी फ्लैट में रहते थे। मोहन विजय के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर पा रहा था। ऐसा लगता था वो किसी भी पल बस रो पड़ेगा। विजय का मन रखने को मोहन उसके साथ सामने वाली कॉलोनी में जाकर एक घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। कुछ ही मिनटों में एक सांवला सा बड़ी बड़ी मूंछों वाला व्यक्ति दरवाजा खोलता है। ये वो सर, प्लीज सर सच बताइए, आप मुझे जानते हैं या नहीं? विजय की बात सुनकर उस आदमी ने एक नजर विजय को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। बताइए ना सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे शर्म आ रही है इस इंसान को ये बात कबूलने में कि हर रोज ये एक प्रेमी जोड़े को छिप छिप कर देखता था। इतना ही नहीं, मैंने इसकी नजर में दिशा के लिए कुछ अलग ही महसूस किया है। अरे पागल हो क्या तुम? आज तक तो बस मुझे शक था, लेकिन आज यकीन भी हो गया कि सिर फेरे हो तुम। यह लड़का रोज सामने जो डीडीए के खाली फ्लैट पड़े हैं ना, उसकी छत पर बैठकर पता नहीं अकेले में क्या बड़बड़ाता रहता था। ऐसे बिहेव करता था जैसे ये किसी के साथ बैठा हो, अकेले में ही हंसता बड़बड़ाता और फिर कई बार मेरी तरफ देखकर गुस्से में मुंह फेर कर नीचे चला जाता। मुझे तो ये कोई सरफिरा पागल ही लगता था जो उन खाली पड़े खंडहरों की छत पर न जाने क्या करने जाता था। मुंह बंद करो अपना, झूठ बोलता है ये। तूने मुझे देखा लेकिन दिशा नहीं दिखाई दी तुझे? अरे मैं रोज उसके साथ ही जाता था छत पर। भाई इलाज कराओ इसका। विजय, दिशा कोई है ही नहीं, किसी ने नहीं देखा है आज तक उसे। तू संभाल खुद को यार, इस बारे में जितना सोचेगा ना उतना ही खुद को परेशान करेगा। देख, मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरा बुरा नहीं चाहता। इस समय तो बस कुछ दिन के लिए अपने घर चला जा और घर जाकर अपनी फैमिली को सब सच सच बता देना। जो कुछ तुमने इतने दिन अपनी आंखों से देखा वो कुछ और नहीं, बस एक छलावा था। हम तेरे दुश्मन नहीं हैं और ये अंकल भी वही कह रहे हैं जो उन्होंने देखा है। विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ वो अब देख रहा है वो झूठ है या जो पिछले 1 साल से उसने देखा या जिया है वो झूठा था। अपने आप को ये समझा पाना कि पिछले 1 साल से वो एक भ्रम, एक छलावे में जी रहा था, विजय के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं था। विजय को सब कुछ घूमता हुआ सा नजर आ रहा था। विजय भाई,
जिस जगह को तुम अपना कमरा बता रहे हो ना, वो रहने लायक स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, वहीं से अपने गांव के लिए निकल जाना। विजय ने हाँ में गर्दन हिलाई और उसके बाद मोहन उसे अपने साथ अपने कमरे पर ले गया। अगले दिन सुबह ही मोहन ने उसे उसकी गांव जाने वाली बस में बिठा दिया था। मोहन अपने गांव जरूर आ गया था, लेकिन जैसे अपने आप को ये भूल गया था। वो हर समय बस अकेले में बैठा पेंसिल से एक चेहरा बनाने की नाकाम कोशिश करता रहता। विजय को अपने गाँव लौटे 1 महीने का समय बीत गया था। घर में सभी लोग उसे समझा समझा कर थक गए थे कि दिशा बस उसके मन का वहम था और कुछ भी नहीं। लेकिन विजय उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। ना तो अब उसका पढ़ाई में मन लगता था और ना ही वो किसी से बातचीत किया करता। इसी बीच एक सरकारी नौकरी में उसका चयन हो जाता है। विजय नौकरी ज्वाइन कर लेता है। काम के दबाव और गुजरते समय के साथ वो धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। आज फिर 20 दिसंबर था, वही दिन जब पहली बार विजय दिशा से मिला था। न जाने क्यों आज विजय को बार बार दिशा का ख्याल आ रहा था। देर रात उसे ऐसा लगा जैसे दिशा उसे आवाज लगा रही है। विजय ने उठकर कमरे के बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अचानक एक बार फिर उसे छत के ऊपर से दिशा की आवाज सुनाई देती है। विजय पागलों की तरह दौड़ते हुए छत पर पहुंचता है तो देखता है सामने दिशा खड़ी उसे देखकर मुस्कुरा रही है। विजय दौड़कर उसका हाथ थाम लेता है। तुम आ गई दिशा, मुझे पता था तुम हो। कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? चलो मैं सबको तुमसे मिलाता हूँ। विजय की बात सुनकर एकाएक दिशा विजय का हाथ छोड़ देती है और धीरे धीरे अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाने लगती है। छत के आखिरी छोर पर पहुंचकर दिशा ने एक कदम और पीछे की ओर बढ़ाया और छत से नीचे लुढ़क गई। विजय के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो पसीने में लथपथ बिस्तर से उठकर बैठ गया। इतने दिनों के बाद अचानक दिशा का ख्याल आया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? विजय की आवाज सुनकर उसकी माँ दौड़ती हुई उसके कमरे में आती है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ माँ, अब सो जाओ। मैंने साफ सुना ये दिशा कहकर चिल्लाया था, जरूर वो चुड़ैल इसके सपने में आई होगी। अगले दिन सुबह, बेटा देख तो एक रिश्ता आया है तेरे लिए, बरेली की लड़की है, अच्छी लग रही है हमें तो, तू देखकर बता ना कैसी है। और देख बेटा, जब तक तू जीवन में आगे नहीं बढ़ेगा ना, वो अतीत के बुरे ख्याल तुझे ऐसे ही सताते रहेंगे। ठीक है माँ, जैसा आप ठीक समझो, मुझे मंजूर है। विजय के हाँ बोलने पर जल्द ही विजय की पूरी फैमिली सगाई के लिए दृष्टि के घर पहुंच जाती है। जाओ बेटा, दामाद जी को घर दिखा कर ले आओ। दृष्टि विजय को ऊपर का फ्लोर दिखाने ले जाती है। ऊपर के कमरे में जाकर एकाएक एक तस्वीर को देखकर विजय के पांव वहीं जम जाते हैं। अरे क्या हुआ? ये मेरी दीदी दिशा की तस्वीर है। 5 साल पहले पढ़ाई करने के लिए दिल्ली गई थी। वो किसी लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उसने धोखा दिया और उन्हें छोड़कर चला गया। दीदी इंतजार करती रही उसका, लेकिन जब वो लौट कर नहीं आया तो उन्होंने हताश होकर आत्महत्या कर ली। मौत हो गई है इनकी? कब? मतलब कब हुई? 4 साल पहले, लेकिन वो हमारे आसपास ही है। मैं अपनी दी को महसूस कर सकती हूँ। बहुत गहरा बॉन्ड था हम दोनों में। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? प्लीज नीचे चले, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पता नहीं ये इत्तेफाक था या कुछ और। दिशा की बहन दृष्टि से ही विजय की सगाई हुई थी। विजय बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था, लेकिन चाहकर भी किसी को कुछ कह नहीं पा रहा था, और कहता भी तो कौन यकीन करता उसकी बात पर। यूं ही बेचैनी में महीने भर का समय बीता और शादी का दिन भी आ गया। शादी के बाद दृष्टि विजय के कमरे में बैठी घूंघट में चेहरा छिपाए उसका इंतजार कर रही थी। कमरे में विजय के कदमों की आहट होती है तो दृष्टि थोड़ा और संभल कर बैठ जाती है। कुछ पलों के बाद विजय दृष्टि का घूंघट उठाता है। मैंने कहा था ना जान, तुम्हारा साथ मैं मरकर भी नहीं छोड़ूंगी। बहुत लंबा इंतजार कराया तुमने, अब कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। इतना कहकर दृष्टि जोर जोर से हंसने लगती है। विजय को पहचानते देर न लगी कि ये आवाज दृष्टि की नहीं बल्कि दिशा की है। कांपते हाथों से वो बिस्तर से उठकर दूर खड़ा हो गया था। दृष्टि की पुतलियां धीरे धीरे सफेद हो रही थी। चेहरा भयावह और निस्तेज दिखाई पड़ रहा था। धीमे कदमों से वो विजय की ओर बढ़ रही थी और विजय कांपते शरीर के साथ जमीन पर गिर गया था। प्यार करती हो ना मुझसे? बहुत ज्यादा, तुम सोच भी नहीं सकते उतना प्यार करती हूँ। तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ मैं। सोच लो, प्यार करोगे तो हदों को पार करके निभाना पड़ेगा, वरना हम दोस्त ही ठीक है। अब बस तो